सभी व्यूअर्स का वेलकम है YET की डेली एडिटोरियल क्लास में। हर रोज़ होने वाली इस क्लास के अंदर मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ उस कंटेंट को जो कि जनरली आपको पेड कोर्सेज में अवेलेबल होता है। मेरी क्लास लेट आती है क्योंकि मुझे इस क्लास के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे ऐड करने पड़ते हैं हर लाइन के अंदर। साथ में मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। शाम में फ्री होकर के इस क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ। शेड्यूल को इसी हिसाब से आप जो है ना एडजस्ट करने की कोशिश करें अगर आपको बेहतर कंटेंट की तलाश है। कीपिंग द पीस नाम के इस एडिटोरियल से शुरू करेंगे क्लास को। फोकस से देखना, 40 मिनट में 6 घंटे की लर्निंग छुपी है अगर आप एक क्लास को ले ले तो उसी में। करेक्ट कीप करना है पीस को। शुरू करने से पहले बता दूँ, पहले खुद पढ़ना होता है आपको हर रोज़ की तरह। मेरे टेलीग्राम ग्रुप जाएँ, ऑफिशियल YET नो चैट्स इसका नाम है। इसमें इसकी PDF रखी है, पहले खुद पढ़ें और मैं रोज़ बता भी देता हूँ इस ग्रुप के अंदर, है ना, सुबह में कौन सा एडिटोरियल हम लेने वाले हैं। तो पहले खुद पढ़ के आए ना, उससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट निकलता है। कह रहा पीस को, शांति को रखना है बना करके, कीप करके। अच्छा, किसने और क्यों रखनी है ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। इंडिया एंड चाइना मस्ट एंड टेंशंस ऑन द बॉर्डर बाय क्लैरिफाइंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कह रहा इंडिया और चाइना जो दो कंट्रीज है ना, इनको एंड करना ही चाहिए, इनको ख़त्म कर ही देना चाहिए। अच्छा, किसको? टेंशन्स को, तनावों को। अच्छा, किसके ऊपर? बॉर्डर के ऊपर। और कैसे? बाय लगा के बताएगा, क्लैरिफाई करके, साफ करके, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम की बॉर्डर को। समझ गए ना? तो इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC बोलते हैं इसको। तो इसको क्लैरिफाई करके अपनी टेंशन्स को दोनों को कर देना चाहिए कम। सेंटेंस की ग्रामर पे आते हैं। सब्जेक्ट है इंडिया और चाइना, वर्ब है मस्ट एंड। इस पूरे सेंटेंस को भी तोड़ के हर वर्ड को उसकी औकात दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश को मैथ्स की तरह कैसे सीखा जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्रीन और पिंक क्या हैं, ये मैंने क्यों किए हैं। क्या आपने कभी 4th गियर पे बाइक को स्टार्ट किया है? अगर स्टार्ट किया है तो चली नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबली रुक गई होगी। और अगर चली होगी ना तो बड़ी मुश्किल चलाई होगी आपने। बहुत अच्छी एडवांस बाइक होगी 200 cc की, तभी चली होगी वो 4th गियर में। कहने का मतलब क्या है, या तो आप 500 cc की बाइक हो, सीधे 4थे गियर में शुरू हो जाओगे, या मैं आपका पहला गियर लगाऊं और धीरे धीरे आपको टॉप स्पीड पे लाऊं। तो ये आपका पहला गियर। फर्स्ट गियर में बाइक चला करके सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करके फिर अपनी बाइक को तेज़ जो है ना, गाड़ी को तेज़ भगाएं, रेस कार बनाएं उसको। तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब आपको आना चाहिए पकड़ना, उसके बाद उसमें लगता है क्लोज टेस्ट, है ना। अदरक लहसन सब बाद में, पहले क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। पूरे एडिटोरियल का सब्जेक्ट वर्ब मार्क्ड है। इस स्पेशल एक्सरसाइज को मैं आप स्पेशल मेंबर्स के लिए हर रोज़ करता हूँ। काम आपका ये है, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब को आप अपने दिमाग में मार्क करते जाएं। जो मेरा आया सब्जेक्ट वही आपका आएगा, जो मेरी आई है वर्ब वही आपकी आनी चाहिए। इस सेंटेंस को मैं तोड़ के दिखाता हूँ, आपको पता चले कैसे मैथ्स के फॉर्मूला लगते हैं इंग्लिश के अंदर। इंडिया एंड चाइना क्या है? दो प्रॉपर नाउन्स। क्यों? जगहों के नाम है। अच्छा, क्या काम करेंगे? या तो सब्जेक्ट बनेंगे, या ऑब्जेक्ट बनेंगे, या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं अभी देखेंगे, आगे चल के क्या काम कर रहे हैं। अभी मैं इनको अलग रख देता हूँ, इंडिया और चाइना को। अच्छा, इसके बाद क्या आया? मस्ट एंड। मस्ट क्या है? एक मॉडल वर्ब है। इसका क्या काम होता है? इसका सर काम होता है शुड, वुड, कुड, इनके जैसे हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनेगा, काम होता है इसका। क्या ये मेन वर्ब बन सकती है? सर बिल्कुल नहीं बन सकती। अच्छा, मेन वर्ब कैसे बनेगी? अपने बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेगी हमेशा, चाहे सुनामी आ जाए। इसने ले रखी है यहाँ पे एंड नाम की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए एंड यहाँ पे नाउन नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मस्ट एंड है इस सेंटेंस की मेन वर्ब। अच्छा, अगर ये मेन वर्ब है तो सर इंडिया और चाइना क्या बनेंगे? भैया ये बनेंगे इसके सब्जेक्ट। क्यों? इनसे पहले ना तो कोई दूसरी वर्ब आई है, ना इनसे पहले कोई दूसरी प्रेपोजिशन आई है। अगर कुछ भी आया होता तो ये उसके साथ बन जाते। अब ये कनेक्टेड नहीं है, ये आवारा हैं, हमारी आवारा वर्ब के साथ मिल गए, दोनों को हमने करवा दिया, जो है ना, मिलन करवा दिया। इंडिया और चाइना सब्जेक्ट, मस्ट एंड इसकी वर्ब। अच्छा, मस्ट एंड के बाद टेंशन नाम का एक नाउन आया सर, क्या ये सब्जेक्ट बन सकता है? मान लो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, पर ये दे रहा है वट का रिप्लाई वर्ब से। क्या एंड करना चाहिए इंडिया और चाइना को? अरे सर टेंशन्स को। जो वर्ड का रिप्लाई दे दे वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये टेंशन है हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑन प्रेपोजिशन आई है, इसके बाद में एक दूसरा नाउन आएगा। नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड, तीनों में से कोई भी चीज़ आएगी इसका ऑब्जेक्ट बन के। प्रेपोजिशन को तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे बॉर्डर नाम का एक नाउन है जो कि कॉमन नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट बन के आया। फिर बाय प्रेपोजिशन आई है, उसने एक ऑब्जेक्ट ले लिया वर्ब की ING फॉर्म को।
क्योंकि ये वर्ब थी, इसके आईएनजी फॉर्म बना करके हमें इसको नाउन बनाना पड़ा इस बाय प्रेपोजिशन के कारण। नहीं बनाओगे तो सेंटेंस गलत। फिर इस प्रेपोजिशन ने एक ऑब्जेक्ट लेना था, इस जो है जेरंड ने क्लैरिफाइंग क्या करना था, व्हाट का रिप्लाई दे दिया एलएसी ने, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। अगर आपको लगता है आपके 4, 5, 10 नंबर आ रहे हैं 40 में से और आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार लॉजिक के साथ इस लैंग्वेज को ना अप्लाई करने की कोशिश करना। मैथ्स तो जानते हो, बावले तो हो नहीं आप, बिल्कुल पागल तो हो नहीं। अगर मैथ्स कर सकते हो तो इंग्लिश भी कर सकते हो। अब कहाँ से सीखोगे लॉजिक? चले जाना चैनल पे, प्लेलिस्ट रखी है, 15 घंटे की ग्रामर मैं करवा चुका हूँ, 50-60% इसमें कंप्लीट हो चुकी है। इस ग्रामर को आपको देखना है शुरू से, लॉजिक के साथ में कैसे कैसे कौन सी चीज़ कब आएगी आपको मैंने बिगिनर लेवल से बताया। शुरू करेंगे। एक समरी दे दूँ। समरी ये है, अभी फिर से लद्दाख के अंदर इंडिया और चाइना कर रहे हैं लड़ाई। कैसी वाली? शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। ये क्या होती है? एक दूसरे को आंख दिखाना, वापस एक्चुअल में लड़ाई नहीं करना, बस लड़ाई करने के लिए एक दूसरे को डराना। स्टैंड ऑफ भी बोलते हैं उसको। तो कह रहे एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, ये लड़ाई तो कर नहीं रहे। ऐसा काम कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले कई सालों में, और सब चीज़ों के पीछे जो इनकी लड़ाई है ना, वो है बॉर्डर की। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहे यार दुनिया तो मर रही है कोरोना है ना, पैंडेमिक के चक्कर में, और तुम्हें पड़ी है बॉर्डर की। तुम्हें मतलब चाइना को। कह रहे चाइना बदमाश कंट्री है, ऐसे ही काम करता है। इस बार भी इसने जानबूझ करके इंडिया को उकसाने के काम किए हैं। जो रोड ये 5-50 साल से बनाता आ रहा है वहाँ पे, आज इंडिया ने वो रोड बनाने की कोशिश की अपनी तरफ से, तो इसने उसको इंडिया को आंख दिखानी शुरू कर दी। कह रहा है सबको मालूम है लास्ट में LAC, जिसको चाइना अभी भी जो है ना मानता नहीं है, लास्ट में LAC के ऊपर आकर के सारे के सारे समझौते होंगे। अभी इंडिया और चाइना को कोशिश करनी चाहिए कि इस समझौते को यहीं पे जो है ना पूरा कर डालें, इस पैंडेमिक के चलते चलते। कह रहे इस समझौते को आज ही पूरा कर दो, जाकर के चाइना से बात करो, LAC में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करके इस झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म करो। थोड़ी सी ऐसी बात कर रहा है जो हो नहीं सकती, पर इसका काम तो अच्छी अच्छी बातें करना है, तो अच्छी बातें कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक इसकी टोन है, साथ में हिदायत दे रहा है चाइना के बुरे इरादों की। आप मेरे साथ देखेंगे कैसे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। समरी को डालें कमेंट सेक्शन में, हर रोज़ की तरह डालोगे, लिखोगे तो बेहतर बनोगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ जो है ना हेल्प नहीं करेगा, खुद लिखना पड़ेगा आपको। करो विद 4 इंसिडेंट्स along the line of actual control, LAC in recent weeks, the China-India border is witnessing the highest tensions since the Doklam standoff in 2017। विद सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो क्या होता है? के साथ ही। तो कह रहे के साथ ही किसके? 4 इंसिडेंट्स के, 4 घटनाओं के, 4 हैपनिंग्स के। कहाँ पे? अलोंग, साथ में LAC के। अलोंग का मतलब क्या है? LAC के साथ साथ, है ना, LAC के इस तरफ या उस पार। तो कह रहा है LAC के इस पार या उस पार जो है साथ साथ 4 घटनाओं के साथ ही, 4 इंसिडेंट्स के साथ ही रिसेंट वीक्स में, पिछले कुछ हफ्तों में हुआ क्या? जो इंडिया चाइना बॉर्डर है ना, वो विटनेस कर रहा है, साक्षी बन रहा है, वो गवाह बन रहा है किसका? द हाईएस्ट टेंशंस का, सबसे ऊंची टेंशंस का, सबसे बड़ी तनावों का। और कब से? तब से सिंस द डोकलम स्टैंड ऑफ, जो कि हुआ था 2017 में। तो डोकलम के स्टैंड ऑफ जो 2017 में हुआ था ना, उसके बाद से आज तक की सबसे हाईएस्ट टेंशंस को ये बॉर्डर विटनेस कर रहा है इन 4 इंसिडेंट्स के साथ। समझ गए सेंटेंस को? वर्ब और सब्जेक्ट पकड़ा तो सेंटेंस हो गया खत्म। इंडिया चाइना सब्जेक्ट, विटनेसिंग इज विटनेसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसकी वर्ब। सिंस क्या है यहाँ पे? सिंस कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, गलत मार्क कर देता हूँ आजकल मैं, काम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चलो, स्टैंड ऑफ क्या होता है? आपको मैंने कई बार बताया वर्ड शायद। स्टैंड होते हो ऑफ, एक दूसरे से दूर। कैसे स्टैंड होते हो? एक दूसरे को आंख दिखाते हुए, ना मार रहे हो, ना आगे आ रहे हो, ना पीछे हट रहे हो, इसको कहते हैं स्टैंड ऑफ। जब आप और आपका एनिमी एक दूसरे को आंख दिखा के सामने खड़े हो जाते हैं, लड़ाई भी नहीं करते हैं और पीछे भी नहीं हटते हैं, उसको कहते हैं स्टैंड ऑफ करना। तो डोकलम में हुआ था 2017 में। अब ज़्यादातर लोगों को आपको याद होगा जब दोनों फौजें जो आमने सामने आ गई थी और जंग जो है शुरू होने ही वाली थी। कह रहा इन द 3 years सिंस बोथ साइड्स हैव डन रिमार्केबली वेल टू कीप द पीस। कह रहे 3 सालों में, तब से, 3 years सिंस, तब से दोनों जो साइड्स है ना बड़ा अच्छा कर चुकी हैं, हैव डन। और कैसा अच्छा? रिमार्केबली अच्छा, बहुत ज़्यादा नोटिसेबली अच्छा। और किस काम को? कीप करने को, पीस को, शांति को। तो कह रहे तब से 3 साल से हो गए ना, तब से बड़ा अच्छा काम किया दोनों देशों ने, कभी भी आपस में लड़ाई नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शाई बोथ अग्रीड डिफरेंसेस शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स। कह रहे जो मोदी साहब है ना, पीएम मोदी साहब,
और उनके जो काउंटर पार्ट हैं शाई जिनपिंग, शाई बोलते हैं, शी बोलते हैं इनको ना, वो कह रहे जो ये इनके प्रेसिडेंट है और हमारे पीएम है, दोनों के दोनों अग्री हो गए, दोनों के दोनों मान गए इस बात को। और क्या कि डिफरेंसेस जो हैं, आपस के जो मतभेद हैं, जो तनाव है, फासले हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस में उनको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए एस्केलेट होने की डिस्प्यूट्स में। अब देखो एस्केलेट होने का मतलब क्या होता है, सेंटेंस समझ गए ना, दोनों ने यही बात बोली आपस में एक दूसरे को फ़ोन करके कि जो भी मतभेद हैं उसको हम झगड़े में तब्दील नहीं होने देंगे। अब आ जाओ इस वर्ड पे एस्केलेट, बहुत बार मैंने आपको बताया, कभी मॉल में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, किसी मेट्रो सिटी के अंदर, तो वहाँ पे होगा एस्केलेटर। क्या होगा वो, स्वचालित सीढ़ियाँ बोलते हैं उसको हिंदी में, खड़े हो जाओ, नीचे से ऊपर ले जाएगी, ऊपर से नीचे ले आएगी। एस्केलेट करने का मतलब ये होता है वर्ब का, किसी चीज़ को नीचे से ऊपर लाना या किसी चीज़ को बढ़ा देना, है ना। एस्केलेटर से एस्केलेट वर्ब को रिलेट करके रखें। जैसे एलिवेट वर्ड है, उसका मतलब यही होता है किसी चीज़ को ऊपर लाना, और लिफ्ट को एलिवेटर बोला जाता है। तो एलिवेटर कौन सी चीज़ होती है, जो किसी चीज़ को ऊपर लाए, जैसे कि लिफ्ट लाती है। एस्केलेटर कौन सी चीज़ होती है, किसी चीज़ को ऊपर आना, जैसे एस्केलेटर ऊपर आपको लेके आता है। तो उन्होंने यही बोला कि हम जो है एस्केलेट नहीं होने देंगे इसको डिस्प्यूट्स के अंदर, छोटे मोटे डिफरेंसेस है वैसे ही बने रहेंगे। कह रहा ऑल्सो, साथ ही साथ अ क्लियर मैसेज वॉज सेंट टू द टू मिलिट्रीज टू अबाइड बाय द डिटेल प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी इन प्लेस। कह रहा साथ ही साथ एक क्लियर मैसेज है ना, वॉज सेंट, पैसिव वॉइस में उसको सेंड किया गया था, भेजा गया था। किसको, दोनों मिलिट्रीज़ को, दोनों देशों की फ़ौजों को। अच्छा मैसेज क्या था, टू अबाइड बाय, कि अबाइड बाय करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, किसको, डिटेल प्रोटोकॉल्स को, एकदम डिटेल में बनाए हुए नियमों को। अच्छा कौन से प्रोटोकॉल्स हैं ये, जो कि ऑलरेडी इन प्लेस हैं, जो कि पहले से ही हमने इस्टेब्लिश कर रखे हैं। अच्छा कैसे प्रोटोकॉल हैं, सच एज, जैसे कि दोज, वो वाले, अग्री टू, जिनको अग्री टू किया गया 2005 में और 2013 में। तो साफ साफ मैसेज दोनों ने अपनी अपनी फ़ौजों को दे दिया कि आपको डिटेल प्रोटोकॉल से अवॉइड बाय करना है, जो कि हमने पहले से बना रखे हैं, जो कि जैसे कि हमने बनाए थे 2005 में और 2013 में। संडे से बहुत सारे लर्निंग लेसन है, ध्यान से देखना। अवॉइड बाय, अब तो मेरे को लगता है सुन के कान पक गए होंगे आपके, पर मेरी इच्छा यही होती है जितनी बार बता सकूं बता दूं। फिक्स प्रपोजिशन है मेरे भाई, अवॉइड ऑफ मत लगाया ना, अबाउट मत लगाया ना, इसके बाद तो बाय ही लगेगा। इसका मतलब होता है फॉलो स्ट्रिक्टली, किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। इसका एक सिनोनिम भी है अडहेयर टू, जिसमें हमेशा टू लगता है। तो अडहेयर टू और अवॉइड बाय दोनों का मतलब एक ही है, दोनों के प्रपोजिशन फिक्स हैं, अवॉइड बाय, अडहेयर टू। अच्छा दोस्त क्या है यहाँ पे, नाउन की वीडियो देखी ना आपने, प्रोनाउन की, पिछले वीक आपको बताया था, जब एक प्रोनाउन को दूसरी बार रिपीट ना करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, दैट या दोज यूज़ करते हैं, बताया था ना आपको। अब यहाँ पे देखो दोज लगा है डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स के लिए, प्रोटोकॉल्स प्लूरल था इसलिए दोज लगाया, नहीं तो मैं यहाँ लगा देता दैट। अब इसी से फटाफट कल का क्विज मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। कल भी मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, कैटल ऑफ भोला इज़ हेल्दियर देन कैटल ऑफ कालू। आपको भी यहाँ पे यही काम करना था, दैट दोस्त से कन्वर्ट करना था कैटल को, ताकि कैटल दूसरी बार रिपीट ना हो। देखो मैं नाउन चैप्टर में बता चुका हूँ, ये मैं काम है ना, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आपने ग्रामर सीरीज़ देखी नहीं है, एडिटोरियल देख रहे हो और सोच रहे हो सर ये क्या बता रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे भाई, नाउन जाके वीडियो देख लेना, यहाँ डाल देता हूँ। तो कैटल है भोला की, हेल्दियर है कैटल्स कालू की। कैटल क्या होता है, पशु, जो आपके पशु होते हैं। कैटल एक ऐसा नाउन है मेरे भाई जो कभी भी सिंगुलर रहा ही नहीं, हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होता है, इसके आगे एस कभी लगता नहीं, बिना लगे ये प्लूरल है। तो पहली परीक्षा तो आपकी ये थी, इस एज की जगह आपको करना था आर। कैटल ऑफ भोला आर हेल्दियर देन कैटल ऑफ कालू। दूसरी चीज़, अब देन के बाद कैटल को रिप्लेस करना था आपको दोज या दैट में से एक से, आप करोगे दोज से। क्यों, क्योंकि कैटल है ना, आर भी लगा दिया हमने, प्लूरल है इसलिए दोज आएगा। अगर यहाँ पे भेड़ की बात होती, एक बकरी की बात होती, सिंगल कोई नाउन होता तो यहाँ इज लगा देता और यहाँ पे दैट लगा देता। फिर एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इस पर तो मुझे बहुत हंसी आई कई लोगों का जवाब देख करके। द टाइम हैज़ कम फॉर हर टू लीव फॉर होम। मैंने बोला था इसको यूज़ करना है आपको पास्ट सब्जेक्टिव मूड बना करके, आपको इसकी जगह बनाना है पास्ट सब्जेक्टिव मूड, जो कि बनता है इस तरीके से, इट इज़ हाई टाइम दैट शी, अब क्या बनाऊँ, लीव्ड फॉर हर होम, ठीक है ना। इट इज़ हाई टाइम, हाइट नहीं, हाई टाइम दैट शी लीव्ड फॉर होम, ऐसा बनाऊंगा ना। अरे यार लीव की सेकंड फॉर्म लीव्ड नहीं होती है, लेफ्ट होती है,
कल ही बताया मैंने आपको, और फिर मेरे को पता लगा, आप देखना कमेंट सेक्शन में जाके, लीव्ड कर रखा है। इट इज़ हाई टाइम दैट शी लेफ्ट फॉर होम। तो ऐसे मत सोच लिया करो कि सबकी ईडी बना करके मैं जो है सेकंड फॉर्म बना दूंगी या बना दूंगा। सबकी अलग अलग होती है, वो आपको थोड़ा पढ़ो, रीडिंग से मालूम चलेगा। लेफ्ट होता है, लीव्ड नहीं होता। बढ़े आगे, कह रहे दीज रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रूप्स इन द कंटेस्टेड जोन्स दैट लाई इन बिटवीन बोथ साइड्स ओवरलैपिंग क्लेम लाइन्स ऑफ द अनडिफाइंड LAC। कह रहे ये जो ऊपर वाले प्रोटोकॉल्स हैं ना, डिटेल प्रोटोकॉल्स, जिनके लिए मैंने प्रोनाउन लगा दिया दीज, क्योंकि ये प्लूरल थे और बिल्कुल पास में थे मेरे, तो मैंने दीज लगा दिया। कह रहे ये जो ऊपर वाले दीज है ना, रेगुलेट करते हैं एक्टिविटीज़ को, मूवमेंट को, गतिविधियों को, ट्रूप्स की, हमारी फ़ौजों की, इन द कंटेस्टेड जोन्स, ऐसे जोन्स में, ऐसे एरियाज़ में जो कंटेस्टेड हैं, जिनके ऊपर आज भी विवाद है, कंट्रोवर्शियल है। अच्छा, कौन से जोन्स हैं? कह रहे जो कि लाए करते हैं, बसे हुए हैं, इन बिटवीन, बीच में, दोनों साइडों के, बोथ साइड्स ओवरलैपिंग क्लेम लाइंस के, एक दूसरे के ऊपर बसने वाली, एक दूसरे को लैप करने वाली क्लेम लाइंस के। और किसकी लाइन है? अनडिफाइंड LAC की, ऐसी LAC जिसको डिफाइन नहीं किया गया। ओवरलैप करने का मतलब क्या होता है? हमने बोल दिया सिक्किम हमारा है, अपने नक्शे में दिखा दिया, उन्होंने बोल दिया सिक्किम हमारा है, अपने नक्शे में दिखा दिया। अब LAC को वो भी बोलते हैं कि सिक्किम हमारा है LAC के हिसाब से, हम भी बोलते हैं LAC के हिसाब से। तो ये LAC है अनडिफाइंड, और हमारे क्लेम है ओवरलैपिंग। बस इन्हीं कंटेस्टेड जोन्स के अंदर है ना, रेगुलेट करने के लिए एक्टिविटी को, ये सारे के सारे डिटेल प्रोटोकॉल्स बने। समझ गए सेंटेंस को? आ जाओ सेंटेंस की ग्रामर वोकैबुलरी पे। अनकंटेस्टेड, कंटेस्टेड क्या होता है बता दिया मैंने आपको, डिस्प्यूट करना, डिबेट करना। कंटेस्टेंट वही होते हैं जो आपका प्रतियोगी हो, आपसे झगड़ा करे, आपसे आगे निकलने की कोशिश करे, बस वहीं से कंटेस्टेड नाम की अपने एडजेक्टिव को बना बैठे हैं। कह रहा है इफ़ द आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाणे wisely sought to cool the temperatures with his May 40 statement, China has unhelpfully raised them। अब यहाँ पे बदमाशी बता रहा है चाइना की। कह रहा अगर आर्मी चीफ हमारे जो मनोज नरवाने, उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से, समझदारी से सॉर्ट किया, कोशिश की कूल करने की, टेम्परेचर्स को जो है ठंडा करने की, सबके तनाव को। और कैसे? अपनी मई 14 की स्टेटमेंट से, कोई स्टेटमेंट इन्होंने दी होगी, उस स्टेटमेंट से। कह रहा अगर ऐसा हुआ ना, अगर इन्होंने ये काम किया, तो चाइना ने क्या किया? कह रहा चाइना ने अनहेल्पफुली, बिल्कुल मदद ना करते हुए, रेस कर दिया उनको। तो ये तो डाल रहे थे आग पे पानी, और इन्होंने क्या बोला? थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया, थोड़ा सा घी डाल दिया चाइना वालों ने। सेंटेंस क्या आएंगे अंदर? एक बहुत अच्छे ग्रामर कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब तो आप समझ गए ना, अब ग्रामर कॉन्सेप्ट पे आएंगे। रेस क्या होता है? 3 वर्ब्स हैं, राइज, अराइज और रेस। क्या क्या? राइज, अराइज और रेस। या तो ज़िंदगी भर इनसे हो जाओ, आप जो है स्ट्रगल कर लो, या आप एक बार 5 मिनट में समझ लो, और ज़िंदगी में कभी भी आओगे ना तो मास्टर बन जाओगे आप इन दिनों के। समझना, राइज का मतलब भी होता है खड़ा करना, रेस का मतलब भी होता है खड़ा करना। राइज करते हो आप अपने आप को, रेस करते हो आप किसी और को। अगर इतना समझ गए ना तो ये कहानी ख़त्म है। फिर सुन लो, राइज का मतलब होता है उठ खड़ा होना, मतलब अपने आप को खड़ा करना, उठ खुद खड़ा होना, या किसी चीज़ का इंक्रीज होना ऑन इट्स ऑन, अपने आप से। समझ गए ना? अपने आप से, कोई और नहीं कर रहा मैं। अच्छा, रेस का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को आप खड़ा करो, आप सामने से एक्शन लो, उठ खड़ा करो या किसी चीज़ को इंक्रीज करो। अराइज को मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले इन दोनों का डिफरेंस अपने देख लेते हैं। अब देखो ना, एक चीज़ और देखना, राइज की तो रोज और रीजन होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म, रेज की ऐसी नहीं होती, रेज की होती है रेज्ड, रेज्ड। तो ये रेज तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है। राइज की वो क्या कर देते हैं? राइज्ड, राइज्ड, ऐसा नहीं होता। राइज की होती है रोज और रीजन। इसका मतलब है खुद उठ खड़ा होना, इसका मतलब है किसी चीज़ को उठ खड़ा करना। अब देखो फटाफट से अगर इस फॉर्मूला को अपने लगाएं तो चारों पांचों सेंटेंस सही करेंगे। सिमरन रोज हर हैंड एंड आंसर्ड द क्वेश्चन। पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, लास्ट में बताऊंगा ट्रिक, है ना? पहले अंडरस्टैंडिंग। सिमरन ने रोज कर दिया अपने हाथ को और सवाल का जवाब दिया, मतलब तो इसका यही है ना? हाथ खड़ा किया और सवाल का जवाब दिया। अरे भाई, खड़ा करने के लिए राइज लगाते हैं या रेज लगाते हैं? सर खड़ा करने के लिए तो रेज लगाते हैं। अगर रेज लगाते हैं तो ये रोज क्या कर रही है यहाँ पे? राइज की सेकंड फॉर्म क्या कर रही है? अगर यहाँ पे पास्ट का एक सेंटेंस बनाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, तो रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड लगानी थी। सिमरन रेज्ड हर हैंड एंड आंसर्ड द क्वेश्चन। समझ गए क्यों रेज लगाया? क्योंकि सिमरन ने हाथ को खड़ा किया, सिमरन खुद खड़ी नहीं हुई। अगर किसी चीज़ को खड़ा करेंगे तो रेस, अगर खुद खड़े होंगे तो राइस। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिमरन रेज्ड फ्रॉम हर सीट एंड आंसर्ड द क्वेश्चन। सिमरन खड़ी हो गई अपनी सीट से और आंसर किया, सवाल को जवाब दिया। कहाँ से खड़ी हो गई? अपनी सीट से। खुद खड़ी हुई या किसी चीज़ को खड़ा किया? भाई खुद खड़ी हुई।
अगर खुद खड़ी हुई तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म राइज, रेज की सेकंड फॉर्म रेज लगा दी, आपको तो राइज की सेकंड फॉर्म रोज लगानी थी। जब आप खुद खड़े हो रहे हो, सिमरन रोज फ्रॉम हर सीट। जब किसी चीज़ को खड़ा कर रहे हो, सिमरन रेज्ड हर हैंड। समझ गए? अगला देखो, द बॉस हैज़ रिजन एवरीवन सैलरी बाय 20%। बॉस ने सबकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया है, खड़ा कर दिया है, बढ़ा दिया है 20% से। इन राइज रेज का मतलब ये भी तो होता है ना इंक्रीज करना, तो खड़ा कर दिया इन्होंने, बढ़ा दिया सैलरी को। अच्छा, सैलरी को बढ़ा दिया है। अगर किसी चीज़ को बढ़ाते हैं तो राइज नहीं, फिर रेज की बात होती है। हैज़ तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो राइज की नहीं आएगी, रेज की आएगी। द बॉस हैज़ रेज्ड एवरीवन्स सैलरी बाय 20%। अगला देख लो, ऑल द एम्प्लॉइज रेज्ड फ्रॉम देयर सीट्स एंड थैंक द बॉस। अब बॉस ने सैलरी बढ़ाई तो सब खड़े हो गए अपनी सीटों से, थैंक कर दिया बॉस को, जो है ना सबने धन्यवाद बोल दिया। अच्छा, हर एम्प्लॉई अपनी सीट से खड़ा हुआ। किसको खड़ा किया? अपने आप को खड़ा किया। अगर अपने आप को खड़ा किया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रेज की आएगी या राइज की आएगी? सर राइज की आएगी। ऑल द एम्प्लॉई, राइज नहीं, रोज फ्रॉम देयर सीट्स। जब खुद खड़े हो रहे हो मेरे भाई, तब क्या लगाओगे? रोज राइज लगाओगे। जब किसी चीज़ को खड़े कर रहे हो तब रेज, रेज्ड या रेज को लगाओगे। एक और सेंटेंस देख लो। अच्छा, इतना तो समझ गए ना, राइज और रेज का चक्कर तो आप समझ गए। अब मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको, फिर मैं अराइज बताऊँगा कैसे यूज़ करना है, वो अलग चीज़ें इन दोनों से। ट्रिक ये है, जब जब आपके पास व्हाट या हुम का रिप्लाई आ जाए सेंटेंस के अंदर, मतलब इस राइज या रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाए, तब आपको लगाना है रेज को। अगर ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो तो सीधे सीधे क्या लगाना है? रोज को। क्योंकि राइज जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती। अगर राइज के बाद सीधे सीधे कोई प्रेपोजिशन आ रही है, सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो मुझे सीधे सीधे आंख बंद करके राइज लगा देना है। और अगर प्रेपोजिशन नहीं आ रही, कोई उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मुझे लगा देना है रेज को। एग्जाम्पल, हर हैंड, यहाँ पे ब्लैंक होता, हर हैंड नाम का नाउन आ रहा था। अगर नाउन आ रहा था तो मुझे रेज ही लगाना था, राइज में लगा ही नहीं सकता। अगला देख लो, सिमरन रोज फ्रॉम हर सीट। यहाँ पे ब्लैंक है, इसके बाद कोई नाउन आ रहा है? नहीं आ रही, प्रेपोजिशन आ रही है। अगर प्रेपोजिशन आ रही है तो भाई यहाँ पे किसी रेज वेज का काम ही नहीं है, सीधे सीधे राइज लगा दूंगा। द बॉस रेज्ड एवरीवन सैलरी, सीधे सीधे क्या आ रहा है इसके बाद? एवरीवन सैलरी नाम का एक नाउन आ रहा है। अगर नाउन आ रहा है तो यहाँ पे राइज का कोई काम नहीं है, रेज का काम है। शी रोज फ्रॉम हर सीट्स, ऑल द एम्प्लॉइज रोज फ्रॉम देयर सीट्स। रोज हो गए, आगे प्रेपोजिशन आ रही है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, ऐसी वर्ब चाहिए जिसको ऑब्जेक्ट ना मिले, वो होगी राइज। तो राइज की सेकंड फॉर्म रोज। समझ गए? ऑब्जेक्ट दिया हो तो राइज, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो रेज। सॉरी, उल्टा बोल दिया ना मैंने, ऑब्जेक्ट दिया हो तो रेज, ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो तो राइज। अब आ जाओ तीसरा, राइज क्या होता है? अराइज और राइज एक ही बात है, दोनों एक ही तरीके से चलती हैं। राइज रोज रीजन, अराइज रोज रीजन। फ़र्क क्या होता है? अराइज के अंदर चीज़ें उठ खड़ी होती हैं। कैसे? जो ऐसी चीज़ें हो फिजिकली मूव ना करें, मतलब जैसे कोई सवाल उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई क्वेश्चन उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई डाउट उठ खड़ा हुआ। देखो, यू कैन टेक माई हेल्प इफ़ द नीड अराइसिस। तुम मेरी हेल्प ले सकते हो अगर ज़रूरत की, जो नीड है, ज़रूरत है, उठ खड़ी होती है। अब देखो, ज़रूरत तो कहीं बेंच से उठ खड़ी नहीं होगी, है ना, कहीं लेटी हुई थी फिर उठ खड़ी हुई। अगर ऐसी बात है ना, खुद उठ खड़ी हो रही है और कोई चीज़ ऐसी है जो उठ खड़ी नहीं हो सकती, मतलब फिजिकली, तो राइज नहीं, अराइज। समझ गए? अच्छा, अगला देख लो, न्यू डिफ़िकल्टीज हैव रीजन फ्रॉम द एक्सटेंडेड लॉकडाउन। नई डिफ़िकल्टी जो है उठ खड़ी हुई हैं बड़े हुए लॉकडाउन से। डिफ़िकल्टी की बात हो रही है, ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो कि फिजिकली मूव नहीं करती है, तो हम यहाँ लगाएंगे अ रीज़न। ठीक है ना? तो राइज नहीं, रीज़न नहीं, अ रीज़न। तो राइज और अराइज एक ही बात है, रेज जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। ये पूरा चैप्टर नहीं है, पूरा चैप्टर मैं कराऊंगा वर्ब वाले के अंदर ये पूरे टॉपिक को, क्योंकि रेज के कुछ और मीनिंग भी होते हैं और अराइज कुछ कंडीशंस के अंदर फिजिकल मूवमेंट के साथ भी लगता है। तो आज मैंने आपको दिया इंट्रोडक्शन, अभी प्रोनाउन पूरा हो जाने दो, फिर वर्ब में ऐसे 4-5 है अपने पास सेट्स, सबको मैं एक एक करके करवाऊंगा। जरूर से करें इसको, समझ गए हो तो फटाफट एक क्विज, इस क्विज को करना है आपको सॉल्व। ठीक है ना? इस तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तीनों में से एक क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा एरर भी है, करोगे उस कोशिश एरर को ढूंढने की, फटाफट से शुरू कर दो, अभी सही डाल देना कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूंगा जिसका गलत होगा वहीं पे जवाब दूंगा। एक्स्ट्रा एरर जो मिले उसको वहीं पे सॉल्व करके बताना, सर ये एक्स्ट्रा एरर थी आपने डाल रखी है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा, ऑन May 19 इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री अक्यूज द इंडियन आर्मी ऑफ अटेम्प्टिंग टू यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस ऑफ द LSE। कह रहा, मई 19 को इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, अब ये इट्स बताओगे आप किसके लिए लगाया है ना, इंडिया या चाइना के लिए। कह रहा है इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अक्यूज़ कर दिया, आरोप लगा दिया इंडियन आर्मी के ऊपर, किस चीज़ का? अटैम्प्ट करने का, कोशिश करने का, अपने आप से चेंज कर देने की, यूनिलेटरली एक तरफा तौर पे बदल देने की। किसको? स्टेटस को। और किसका? इस LSE नाम की लाइन का। तो मई 19 को इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि इंडिया ने
अपने आप से ही इस लाइन के स्टेटस को चेंज कर दिया है। अब बताओ किसने बोला? अगर इंडिया को बोला है तो बोलने वाली चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री होगी ना, तो इट्स किसके लगा यहाँ पे? चाइना के लिए। यूनिलेटरल क्या होता है? ऐसी चीज़ जो मतलब एक, लेटरल मतलब तरफा हो। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, बाईलेटरल मतलब दो तरफा, मल्टीलेटरल मतलब जो है बहुतरफा, बहुत सारी तरफा। ये सब रूट वर्ड्स खबरी पे चल रहे हैं, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आज भी आप जो खबरी पे मुझे नहीं ढूंढ पाए हैं तो हर रोज़ रात को वोकैबुलरी की जो है ना रिवीजन क्लास लाता हूँ 5 मिनट की एक्स्ट्रा। रात को 9 बजे वो क्लास भी आपको मिल जाती है, तो जाएँ कमेंट सेक्शन में अपने डिस्क्रिप्शन में खबरी के लिंक से ज्वाइन करें। अक्यूज़ जो है एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑफ नाम का प्रिपोजिशन फिक्स है। फिक्स है तो फिक्स है। अक्यूज़ ऑफ, किस चीज़ के लिए आप ऑफ करते हो वो आप बताते हो ऑफ जो है प्रिपोजिशन लगा के। ही अक्यूज हिम ऑफ मर्डर, उसने उसको अक्यूज़ किया मर्डर के लिए, फॉर मर्डर नहीं, ऑफ मर्डर। अब वैसे अक्यूज़ का उल्टा होता है एक्विट करना, सज़ा से बरी कर देना बाइज्जत, उसके बाद में भी ऑफ लगता है। पर एक्विट का एक सिनोनिम है एक्सोनरेट, वो अपने बाद लेता है फ्रॉम। एक साथ याद करोगे ना इन चीज़ों को, बड़ा आसान होता है याद करना बजाय अलग अलग करने के। अक्यूज़ ऑफ, एक्विट इसका उल्टा ऑफ, पर इसका जो एंटोनिम है ना, सिनोनिम है ना, वो इससे उल्टा है बल्कि एक्सोनरेट फ्रॉम। ठीक है ना। चलो, कह रहा है द स्टैंड ऑफ इन लद्दाख अपीयर्स टू हैव बीन ट्रिगर्ड बाय चाइना मूविंग इन ट्रूप्स टू ऑब्स्ट्रक्ट रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बाय इंडिया। कह रहे जो स्टैंड ऑफ आया ना लद्दाख में, जो आँख से आँख दिखाने का काम हो रहा है लद्दाख में, दिखाई देता है वो ट्रिगर होता हुआ। अपीयर ऐसा लगता है कि वो ट्रिगर हुआ है, और किसके द्वारा? चाइना के द्वारा मूव इन करते हुए। और किसको? ट्रूप्स को अंदर मूव इन किया चाइना ने ट्रूप्स को। और क्यों? ऑफसेट करने के लिए, रोक लगाने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को इंडिया के द्वारा। तो कह रहा है देखने में ये लगता है चाइना अपने ट्रूप्स ले आई बुला करके, इंडिया जब रोड बना रहा था उस जगह पे लद्दाख के अंदर। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर की एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे, अपीयर्स टू हैव बीन ट्रिगर्ड बहुत बार करवाया है। एक सिंपल सा सेंटेंस बताता हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग समझ जाएंगे। दिस वर्क हैज़ बीन डन, ये काम किया जा चुका है। इस सेंटेंस को तो समझना पड़ेगा आपको, है ना। पैसिव वॉइस के अंदर सिंपल सेंटेंस है, दिस वर्क हैज़ बीन डन। इसी चीज़ को लिखने का एक दूसरा तरीका है अपीयर या सीम वर्ब के साथ। दिस वर्क सीम्स या अपीयर्स टू हैव बीन डन, ऐसा लगता है वर्क किया जा चुका है। अपीयर और सीम का मतलब ये होता है ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है। ध्यान देने वाली चीज़ क्या है? हैज़ बीन डन को हैव बीन डन में बदल दिया, वर्क होने के बावजूद हैव लगा हुआ है, क्योंकि टू के बाद में कभी हैज़ नहीं आता। तो जहाँ पे वर्क होता है, वर्क्स होता, आदमी होता है, बहुत सारे आदमी होते हैं, हमारे को तो यहाँ पे हैव ही लगाना था इस टू के कारण। समझ गए? अब इसी पे आपसे एक सवाल है मेरा, द वर्क हैज़ नॉट बीन डन, इसको आप अपीयर और सीम से जोड़ करके अभी जो है ना यहाँ लिखो एक जो नोटबुक से, या सोचो अपने दिमाग के अंदर। वीडियो को पॉज करें, यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको मैं। वीडियो को पॉज करें, इसी तरीके से अपीयर्स और सीम के साथ इस सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करें। चलो, ज़्यादातर ने कोशिश की होगी, कुछ एक तो ढीठ होते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करें अपने आपकी तरह ही बनाऊंगा जैसे आपको बनाना सिखाया मैंने। द वर्क हैज़ तो बाद में आएगा, पहले आएगा अपीयर्स या सीम्स, दोनों में से कोई भी ले लेता हूँ, अपीयर या सीम्स। बाद में आपने बताया सर टू लगाना है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा? हैज़ की जगह तो सर हैव कर देना है, आपने बताया ना, टू के बाद तो हैज़ आता नहीं तो हैव कर दिया। नॉट बीन डन, द वर्क सीम्स अपीयर्स टू हैव नॉट बीन डन। अब इस सेंटेंस को लिखने का सही तरीका ये था नहीं, क्योंकि ये नोट आया हुआ है। नोट क्या कहता है? जब जब मेरे को टू दिख जाए ना तो मेरे को उससे पहले रखना, बाद में मत लेके आना। क्यों? बस इसकी आदत है। द वर्क सीम्स अपीयर्स नॉट टू हैव बीन डन, ये सारी की सारी वर्ब्स है ना, बाद में इनके बीच में अगर नोट आ रहा था और शुरू में टू आ रहा है ना, तो इस नोट को उठा करके आप टू से पहले ले आया करो। बस इसकी दुश्मनी है इससे खास, कहता है मैं तो टू से पहले आऊँगा जब जब टू सेंटेंस के अंदर आएगा। तो वर्क अपीयर सीम्स नॉट टू हैव बीन डन, बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। नोट की कहानी होती है ये। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हाँ, ऑब्स्ट्रक्ट जानते हैं, सारे सिनोनिम लिख दिए इसके, स्टॉप, हिंडर, इम्पीड। लास्ट ईयर, पिछले साल, इंडिया कंप्लीटेड द डारबुक शॉक डोलेट बेग ओल्डी या डीबीओ रोड। तो पिछले साल इंडिया ने ना कंप्लीट किया इस रोड के कंस्ट्रक्शन को। कह रहा कौन सी कंस्ट्रक्शन है, कौन सी रोड है? विच कनेक्ट्स ले टू द काराकोरम पास, काराकोरम दर्रे से जो ले को जोड़ती है, ये वाली रोड को कंस्ट्रक्ट इंडिया ने किया। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स अ की लैंडिंग स्ट्रिप एट डीबीओ एट 16,000 फीट। इंडिया साथ ही साथ मेंटेन करती है, बना के रखा उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही की लैंडिंग स्ट्रिप को, उतरने वाली हवाई पट्टी को, और कहाँ पे? इसी रोड के ऊपर 16,000
फीट के ऊपर। सिंपल सेंटेंसेज है, रिपीट नहीं करेंगे। कह रहे द बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट फॉर द टेंशंस इज द चेंजिंग डायनेमिक अलोंग द LAC। कह रहे जो बॉर्डर का कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? सिचुएशन। जो बॉर्डर की सिचुएशन है और किन के लिए? टेंशंस के लिए, तनावों के लिए। वो सिचुएशन क्या है? इज़ वो है लगातार बदलने होने वाली चेंजिंग डायनेमिक्स। डायनेमिक क्या होती है? गतिशील कोई चीज़ हो उसको बोलते हैं डायनेमिक। डेवलपमेंट को बोलते हैं डायनेमिक। चेंज होने वाली चीज़ खुद ही डायनेमिक होती है। तो कह रहे बॉर्डर का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, बॉर्डर की जो सिचुएशन है इन टेंशंस के लिए, फॉर द टेंशंस, वो बदलने वाली डायनेमिक है LAC के आस पास। हो सकता है जिसको आप आज बॉर्डर मान रहे हो, कल सुबह में आप उठो, आपसे ज़्यादा चाइनीज़ वहाँ खड़े हो और वो उनका बॉर्डर बन जाए। समझ गए मेरी बात को? आज हो सकता है उन्होंने कब्जा कर लिया हो, परसों वो अपने घर जाएं, 500 आदमी आप ले आओ यहाँ पे और आज आप इसको बॉर्डर बना लो अपना। तो ये चेंज होने वाली डायनेमिक्स है। टेंशन भी ऐसी चेंज होती रहती है जहाँ पे बॉर्डर के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडिया हैज़ बीन अपग्रेडिंग इट्स रोड्स as it plays catch up with China already enjoying an advantage in both terrain and infrastructure। कह रहा है इंडिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अपग्रेड करता आ रहा है। किसको? इसकी रोड्स को। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये प्ले करता है कैच अप करने का काम। कैच अप करना मतलब किसी का पीछा करना, उसकी बराबरी करना। पीछे छूट गए हो ना तो आप कैचअप करते हो सिलेबस के साथ। तो कह रहे जैसे इंडिया अपग्रेड करता आ रहा है इसके सड़कों को कैच अप करने के लिए, चाइना के साथ पीछे छूट जाने के बाद बराबरी करने के लिए। और उसके साथ में क्या हो रहा है? विद चाइना के पहले से ही इंजॉय करने के एक एडवांटेज को बोथ टेरेन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। टेरेन मतलब एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ढांचा। तो वहाँ के एरिया में भी चाइना को एडवांटेज है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी किसी तरह से चाइना के पास ज़्यादा है। तो चाइना तो पहले से ही रखता है ऐसी एडवांटेज, इंडिया कर रहा है कैचअप उसके साथ। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने बोला तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। अगर आपने टेंसेज नहीं सीखे हैं तो टेंस सीख लेना जा करके। एकदम मैथ्स की तरह बताया मैंने आपको, ये टेंस का नाम ये क्यों है, इसके बीच में बिन क्यों लगा है, अगर बिन नहीं लगाओगे तो उससे क्या दिक्कत होगी, सब कुछ फॉर्मूला की तरह है, डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। टेंस ज़रूर सीख लेना, आपका बेस है वो। कह रहे चाइना नाउ सीम्स टू बी टेलिंग इंडिया इट हैज़ नो राइट टू कैरी आउट द काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट बीजिंग हैज़ ऑलरेडी डन। कह रहे चाइना दिखती है, सीम्स टू बी टेलिंग, टेल करती हुई। चाइना दिखाई देता है हमें बताता हुआ, और किसको? हमें, इंडिया को। और क्या चीज़? कह रहा है इसके पास कोई राइट नहीं है। किसके पास? इंडिया के पास। कोई हक नहीं है इंडिया के पास क्या करने के लिए? कैरी आउट करने के लिए, अंजाम देने के लिए इस टाइप की एक्टिविटी को। कौन सी एक्टिविटी? जो कि बीजिंग ऑलरेडी कर चुका है। जब इन्होंने सारी रोड वोड बना ली ना, उसके बाद आज कह रहा है इंडिया को आंख दिखा के आपके पास कोई राइट नहीं है कैरी आउट करने का इस एक्टिविटी को, जिसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ 20 साल पहले। समझ गए? सेंटेंस में देखने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। कैरी आउट फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, अंजाम देना बोलते हैं हिंदी में। कह रहा है इंडिया इज़ वेल विद इन इट्स राइट टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन वर्क। इंडिया को पूरा हक है अपना कंस्ट्रक्शन वर्क को कैरी आउट करने का। अब ये वेल विद इन इट्स राइट है ना, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन है, कुछ इसमें गलतियाँ होती हैं, फटाफट से मैं आप गलतियों को जो है आपको पॉइंट आउट करता हूँ। समझ गए ना इसका मतलब? मुझे हक है, वेल विद इन माई राइट, वो गाना है ना मुझे हक है, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई एम वेल विद इन माई राइट्स। अब इसको यूज़ करेंगे अपने। देखो गलती क्या होती है? पीपल आर वेल विद इन डैश राइट टू आस्क द गवर्नमेंट फॉर ए रिलीफ पैकेज। लोगों को पूरा हक है सरकार से एक राहत के पैकेज की मांग करने का। अब यहाँ पे एक प्रोनाउन लगेगा जो कनेक्ट होना चाहिए पीपल के हिसाब से। क्या लिख दूँ यहाँ पे? इट्स लिख दूँ यहाँ पे, वेल विद इन इट्स राइट। इट लगता है सिंगुलर इन एनिमेट चीज़ों के लिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव की यहाँ ज़रूरत है। यहाँ पे पीपल के लिए क्या लगेगा? THEIR, देयर। पीपल आर वेल विद इन देयर राइट टू सीक गवर्नमेंट, टू आस्क द गवर्नमेंट फॉर ए रिलीफ पैकेज। समझ गए ना? पीपल के हिसाब से देयर। वैसे ही द टीचर वॉज वेल विद इन डैश राइट टू रेप्रीमांड द स्लैकर्स। टीचर को पूरा हक था रेप्रीमांड करने का, जो डांट फटकार लगाने का, स्लैकर्स को। स्लैकर्स कौन होते हैं? वो बच्चे या वो लोग जो ढीलम ढाल वाले होते हैं, है ना, कर लेंगे काम, बना लेंगे वाइवा, कर लेंगे, परसों स्कूल चले जाएंगे, स्लैकर्स। तो कह रहे टीचर को पूरा हक था। अब टीचर के लिए क्या लगेगा यहाँ पे? हिज लगाऊँ या हर लगाऊँ? दोनों में से कोई भी आ सकता है। हिज भी ठीक है, हर भी ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसी कन्फ्यूजन वो जनरली नहीं देगा। चलो, द गवर्नमेंट इज़ वेल विद इन, अब सरकार के लिए लगेगा यहाँ पे इट्स राइट। समझ गए ना? सरकार के लिए इट्स
टीचर के लिए हिज या हर, पीपल के लिए देयर, अगर कोई आदमी होता है तो उसके लिए हिज। ध्यान रखना इसमें कभी कभी ऑन भी आता है, वेल विद इन इट्स ऑन राइट, वेल विद इन देयर ऑन राइट, ऐसा भी हो सकता है, मतलब वही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है उसके अंदर। चलो कह रहा दिल्ली नीड्स टू रिमाइंड बीजिंग दैट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट अंडरपिन्स ऑल प्रीवियस एग्रीमेंट्स इज रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी ऑफ टू साइड्स। कह रहा दिल्ली को नीड है रिमाइंड करने की, ज़रूर में याद दिलाने की बीजिंग नाम के जो है देश को, कंट्री को, दैट वो ये कि एक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है ना, एक बेसिक जो नियम है, और कौन सा नियम, जो अंडरपिन करता है, जो आधार बना हुआ है, जो बेस है किसका, सारे के सारे प्रीवियस एग्रीमेंट्स का, सारे के सारे पुराने जो है अपने समझौतों का। कह रहा है वो प्रिंसिपल क्या है, वो ये है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना राइट को, हक को, और किसके, म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी के, आपसी और बराबर हिफाजत का, और किसका, ऑफ द टू साइड्स, दोनों साइड्स का। तो इन्होंने कुछ ऐसा प्रिंसिपल बना रखा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल इनका यही है, चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो कह रहा है दिल्ली को अब यही रिमाइंड करवाना है बीजिंग को कि वो क्या हुआ तेरा वादा है ना, हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल का क्या हुआ, आप तो कहते थे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी को भी, तो एक दूसरे के राइट को म्यूचुअल और इक्वल जो है हम रिगार्ड देंगे। यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग, क्यों यहाँ पे मैंने वर्ब नहीं बनाया, आपको लग रहा होगा इसके बाद में भी या वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे होना चाहिए ना वर्ब। अगर आप पार्सिंग करके जाते हो ना तो ये 10 सेकंड, मैं तो कहता हूँ 2 सेकंड का काम है, आप बता दोगे। और अगर आप पार्सिंग करके नहीं जाते हो ना, सारी उम्र लगेगी आपको जानने में रिकॉग्नाइजिंग यहाँ पे वर्ड क्यों नहीं है, वर्ब क्यों नहीं है, ये है क्या है, यहाँ पे वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, जेरेंड है, ये क्या है। फिर बोल रहा हूँ पार्सिंग इज़ द ओनली वे, अगर आपको इंग्लिश के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस गेन करना है तो। चलें आगे बढ़ें, बताना मुझे कितने लोग बता सकते हैं रिकॉग्नाइजिंग यहाँ पे क्या है। कह रहा है द इमीडिएट प्रायोरिटी इज़ for both sides to use existing channels and step back। कह रहे जो इमीडिएट प्रायोरिटी है ना, पहली जो प्राथमिकता है दोनों साइड्स के लिए, वो इस्तेमाल में लेना एग्जिस्टिंग चैनल्स, हाल के चैनल्स को, मौजूदा रस्तों को, और क्या करना, स्टेप बैक करना, बैक फुट पे आना, झगड़े से पीछे हटना। तो फर्स्ट, सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दोनों साइड्स के लिए यही है। चैनल का मतलब होता है रास्ता, एक नाउन के फॉर्म में, एग्जिस्टिंग एडजेक्टिव, चैनल नाउन। चैनल का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट करना, किसी को गाइड करना, एज ए वर्ब फॉर्म में। गवर्नमेंट चैनल्ड 20 लाख करोड़ इनटू द इकॉनमी, वहाँ पे चैनल वर्ब है, डायरेक्ट करना मतलब है। जब चैनल एक नाउन की तरह काम करेगा इसका मतलब होगा रास्ता। कह रहा फ्लैग मीटिंग्स बिटवीन ब्रिगेड कमांडर्स हैव सो फॉर बीन अनेबल टू ब्रेक द स्टेलमेट। जो फ्लैग की जो मीटिंग्स होती है ना, झंडे वाली, और किन के बीच में, ब्रिगेड के कमांडर्स के बीच में, कह रहा है अभी तक वो अनेबल रही हैं, ज़्यादा उनमें ताकत रही नहीं है, असक्षम रही हैं वो ब्रेक करने के लिए स्टेलमेट को। स्टेलमेट क्या होता है, बहुत बार देखा ना आपने, ऐसी चीज़ जिससे ना आर हो सके ना पार हो सके, डेड लॉक, लॉक जैम, इम्पैस, ग्रिड लॉक, स्टेलमेट। अगर अभी तक फ्लैग मीटिंग से भी कोई ज़्यादा हम जो है रिजल्ट निकाल नहीं पाए हैं। बिटवीन क्यों लगा है, ब्रिगेड कमांडर्स तो 2 ही है ना, इंडिया और चाइना की बात हो रही है, 2 के बीच में तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। जैसे ही 2 होंगे आप बिटवीन लगाएंगे, 2 से ज़्यादा होंगे तो आपको चुनाव करना है बिटवीन या अमंग में से एक को। बता चुका हूँ मैं आपको, थोड़ा याद करें अमंग कब लगता है और बिटवीन कब लगता है, जब 2 से ज़्यादा चीज़ें आपको दी हुई होती हैं। चलो कह रहा द इंसिडेंट्स हैव अंडरलाइंड हाउ द न्यू LAC सिचुएशन इज प्लेसिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स अंडर रिन्यूड स्ट्रेस। कह रहा है इंसिडेंट्स है ना, अंडरलाइन कर चुके हैं वो इस चीज़ को, एम्फसाइज कर चुके हैं, अंडरस्कोर कर चुके हैं, पूरा जोर दे चुके हैं इस चीज़ के ऊपर, क्या कैसे नई जो सिचुएशन LAC की प्लेस कर रही है, रख रही है अभी हाल के सिस्टम को, मैकेनिज्म को नई स्ट्रेस के, रिन्यू स्ट्रेस के नीचे। तो ये इंसिडेंट से यही मालूम चल रहा है कि नई सिचुएशन से अभी हाल का पूरा सिस्टम ख़राब हो रहा है, एक नई स्ट्रेस इस सिचुएशन से निकल करके आ रही है। इंडिया एंड अंडरलाइन वर्ड आपको बताया मैंने बहुत बार, किसी को अंडरलाइन करते हो उसकी तरफ आप ध्यान खींचते हो, आप उसको हाईलाइट करते हो, एम्फसाइज करते हो, अंडरस्कोर करते हो, इसलिए तीनों बन गए अंडरलाइन के सिनोनिम्स, है ना। अंडरलाइन कर दिया, उसकी तरफ आपने ध्यान खींच लिया। करें इंडिया एंड चाइना शुड ग्रैस्प द करंट सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव द स्टॉल्ड प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग द LAC। चाइना और इंडिया दोनों है ना, ग्रैस्प कर लेना चाहिए इनको, पकड़ लेना चाहिए इनको झपट्टा मार के, किसको, करंट सिचुएशन को, हाल की जो है जो सिचुएशन को, एक मौके की तरह, अपॉर्चुनिटी की तरह है
फिर से जान फूंकने के लिए, रिवाइव करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए स्टॉल्ड प्रोसेसेस को, उस प्रोसेस को जो गई है रुक, और किस चीज़ की, क्लैरिफाई करने की एलएसी को। कह रहा है फटाफट से मौका मिले ना जाके बात कर लो एक दूसरे से, एलएसी का झगड़ा ही ख़त्म कर दो हमेशा के लिए। आज इस मौके के चक्कर में या अगले इस मौके को मत गंवा देना, शायद कोरोना के चक्कर में आप जो है चाइना और इंडिया जो आपस में बैठ करके किसी बातचीत को सुलझा पाएँ। समझ गए? रिवाइव करना क्या होता है? किसी चीज़ को जिंदा करना, रिवाइटलाइज करना, रिससिटेट करना, है ना, री इन्वाइग्रेट करना, सब इसके सिनोनिम्स हैं। ग्रास मतलब झपट्टा मारना, किसी चीज़ को पकड़ लेना। स्टॉल्ड होती है रुकी हुई, है ना, स्टॉप्ड। चाइना हैज़ रजिस्टर्ड दिस एज डिस्ट्रैक्शन टू द बाउंड्री नेगोशिएशंस। कह रहा है चाइना ने रजिस्ट किया इस चीज़ को, चाइना ने मना कर दिया बिल्कुल, और कैसे, एक डिस्ट्रैक्शन की तरह बाउंड्री नेगोशिएशंस के लिए। चाइना क्या बोल रहा है, ये जो स्टैंड ऑफ आप कर रहे हो ना लद्दाख में, आप तो बाउंड्री नेगोशिएशंस मेरे से करना नहीं चाहते हो, इसलिए आपने सड़क बनाई है। तो रजिस्ट कर रहा है, मना कर रहा है, बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल नेगोशिएशन है मेरे से करते ही नहीं हो। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप पूरी की पूरी नेगोशिएशन की पूरी बातचीत से। डिस्ट्रैक्शन से एक सिनोनिम, इसकी एक ईडियम है रेड हैरिंग। मेरी इच्छा होती है बार बार बीच में ऐसी चीज़ें मैं ले आऊँ जो कि वैसे कनेक्टेड ना हो पर इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो रेड हैरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो आपको मुद्दे से भटका दे, डिस्ट्रैक्ट कर दे। इसको मैंने कहानी के साथ बताया था आपको। हैरिंग नाम की मछली होती है, उसको लाल कर देते हैं, जला देते हैं, फिर उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है ना। जानवर जो है जो किसी चीज़ के पीछे लगा होता है, खोजी कुत्ता, उसको छोड़ के इस मछली का पीछा करने लगता है। ऐसे ही आपको मैंने इडियम्स जो हैं सारी की सारी कहानियों के जरिए बताई हैं, फ़ायदा उठाएं खबरी के ऊपर। कह रहा बट लेकिन रादर देन अग्री ऑन अ लाइन बोथ कैन इंस्टेड सिंपली सीक टू बेटर अंडरस्टैंड द क्लेम्स ऑफ द अदर। कह रहा लेकिन बजाय, रादर देन बजाय अग्री करने के एक लाइन पे, सहमत होने के एक रेखा पे, दोनों जो है ना इसी के बजाय इंस्टेड सिंपली साफ तौर पे सीख कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और क्या करने की, अच्छे तरीके से समझने की क्लेम को, दावों को, द अदर दूसरे के, है ना। कह रहा एंड रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग टू द रेगुलेट एक्टिविटी इन दिस एरियाज। और रीच करने को, पहुंचने को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे, रेगुलेट करने के लिए एक्टिविटी को इन एरियाज़ में, इन क्षेत्रों में। समझा दो एक बार सेंटेंस, इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं कई सारे। लेकिन बजाय इस काम को करने के, अग्री होने के एक लाइन पे, दोनों सिंपली ये काम तो कर सकते हैं कि वो कोशिश करें एक दूसरे के दावों को समझें, है ना। पहला दूसरे के, दूसरा पहले के, द अदर के, और रीच कर जाएं दोनों एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे जो कि रेगुलेट करने की एक्टिविटी को इन एरियाज़ के अंदर, इन जो है क्षेत्रों में। रादर देन, देखो रादर देन प्रपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, दोनों काम कर सकता है। पर परसों मैंने आपको बताया था नाउन वीडियो में, देन जो है उसको बैंक और एसएससी कंजंक्शन ही मानते हैं। पुरानी इंग्लिश में कंजंक्शन होती थी, आजकल इसको प्रपोजिशन माना जाता है। तो डिक्शनरी के हिसाब से तो प्रपोजिशन कंजंक्शन दोनों है, पर सिलेबस के हिसाब से अपने इसको सिर्फ और सिर्फ एज ए कंजंक्शन अपने बिहेव करवाते हैं। आप एक काम करेंगे, दोनों है ना सेंटेंसेस फ्रीज करो, इसमें मुझे एरर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कंजंक्शन इसको बनाना है। चलो कोशिश जरूर करना। कंजंक्शन बनेगी देन तो क्या करेगी, अपने पहले और अपने बाद वाली चीज़ को बराबर रखेगी। शी इज़ टॉलर देन ही इज़, है ना, तो देन हिम नहीं, देन ही इज़, बस ये कंजंक्शन का काम होता है। तो पहले दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी लव्स टू वॉच वेब सीरीज रादर देन रिवाइजिंग हर सिलेबस। उसको बड़ा प्यार है, बड़ा अच्छा लगता है वेब सीरीज को देखना, रादर देन बजाय रिवाइज करने के उसके सिलेबस को। अगर रादर देन एक कंजंक्शन का काम कर रहा है तो यहाँ देन से पहले और देन के बाद जो वर्ब आएगी उसका सेम फॉर्म होगा, क्योंकि दो चीज़ों को आप आपस में तभी कंपेयर करते हो जब दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो बराबर करोगे तभी कंपैरिजन आएगा कंजंक्शन से। अगर बराबर होंगी तो टू वॉच वेब सीरीज, और यहाँ क्या लिखूँगा, टू रिवाइज, देखो रिवाइज हर सिलेबस। अब इस टू को मैं ओमिट कर सकता हूँ, तो ये ओमिट जो है टू हो जाएगा, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, शी लव्स टू वॉच वेब सीरीज रादर देन रिवाइज हर सिलेबस। रिवाइजिंग हर सिलेबस नहीं आएगा, क्योंकि अपना सिलेबस ये कहता है, प्रेपोजिशन नहीं है रादर देन, ये कंजंक्शन की तरह सिर्फ और सिर्फ काम करती है। समझ गए सेंटेंस को। इसमें एक और एरर है, आप उसको भी फाइंड आउट करें। पहले मैं दूसरा सेंटेंस बता रहा हूँ, इतनी देर आप अपना दिमाग लगा लेना उस पर। आई वुड रादर गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव देन प्लेइंग वीडियो गेम्स। बात वही है, आई वुड रादर, ये वुड रादर भी कंस्ट्रक्शन होती है। चलो अगर आप इसको आसान तरीके से समझना चाहते हो ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई वुड रादर लाइक टू।
आई वुड रादर लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव देन प्लेइंग वीडियो गेम्स। मैं पसंद करूँगा लॉन्ग ड्राइव पे जाना बजाय वीडियो गेम खेलने के। मान लो मेरा ऐसा कहना है, बात वही है, देन है। अगर देन से पहले टू गो आ रहा है तो देन के बाद भी क्या आएगा, टू प्ले। अब टू तो मैंने बोल दिया ओमिट कर देना है, दूसरी बार नहीं लिखना, तो क्या लिख दूँ, प्ले वीडियो गेम्स। तो रादर के बाद देन के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म को आप हमेशा लगाएंगे बेयर इन्फिनेटिव को। समझ गए। अब यहाँ पे गलती क्या थी दूसरे सेंटेंस के अंदर, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। सीरीजिस कुछ नाउन ऐसे मेरे भाई सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे ही रहते हैं। एक वेब सीरीज़ भी एक वेब सीरीज़ है। आप बोल दो आई सॉ 1 वेब सीरीज़, और आप बोल दो आई सॉ 10 वेब सीरीज़। तो 10 वेब सीरीज़ नहीं होंगी, वो भी सीरीज़ ही होंगी, चाहे सिंगुलर बना लो चाहे प्लूरल बना लो, आपके घर की बात है, ठीक है ना। दूसरे नाउन्स भी ऐसे बहुत सारे, डियर है ना, हेयर, फिश, और क्या है, वेयर अबाउट्स, और क्या है, एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट, और भी एक दो याद करना, सारे के सारे नाउन वीडियो में बताए थे। इनको कभी भी आप चाहे तो सिंगुलर में यूज़ करो चाहे प्लूरल में यूज़ करो। इनके अगर एस लगा हुआ तो लगा रहेगा सिंगुलर में भी, अगर एस नहीं लगा हुआ तो नहीं लगेगा प्लूरल में भी। सबको ऐसे ही यूज़ करना होता है आपको। बढ़े आगे, चलो। क्लैरिफाइंग द एलएसी मे इवन प्रोवाइड अ फ्रेश इम्पेटस टू द स्टॉल्ड बाउंड्री टॉक्स बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लैरिफाई करने का जो काम है ना, इस एलएसी नाम की चीज़ को साफ करने का जो काम है, हो सकता है प्रोवाइड करते वो एक ताज़ा इम्पेटस को, नए धक्के को, नए इंकरेजमेंट को, नए बूस्ट को, और किस चीज़ का, स्टॉल्ड बाउंड्री टॉक्स का, इनको आगे खिसकाने का काम कर दे। और किन के बीच में, खास नुमाइंदों प्रतिनिधियों के बीच में, दोनों देशों के, बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कह रहा हो सकता है दोनों के बीच में बॉर्डर की मामला भी सुलझाए इस एलएसी के साथ ही। बियॉन्ड, एम्पेटस वर्ड को नोट कर लें, एनकरेजमेंट इंसेंटिव बोलते हैं किसी काम को करने के लिए आपको जो धक्का मिलता है उसको कहते हैं एम्पेटस। कह रहा बियॉन्ड पोस्चरिंग बोथ साइड्स नो अ फाइनल सेटलमेंट विल अल्टीमेटली हैव टू यूज द एलएसी एज अ बेसिस विद ओनली माइनर एडजस्टमेंट्स। कह रहे पोस्चरिंग के बाहर, पोस्चरिंग क्या होती है, पैतरेबाजी, एक दूसरे को आप जो दिखाते हो ना अपना एटीट्यूड, तो कह रहा है ये पैतरेबाजी और एटीट्यूड के पार, इसके बाद में बियॉन्ड द पोस्चरिंग होगा क्या। कह रहे दोनों साइड जो है ना जानती हैं वो, नो जानती हैं वो, एक जो फाइनल स्टेटमेंट आएगी ना, सेटलमेंट आएगी, उसको होना ही पड़ेगा, उसको करना ही पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा एलएसी को एक बेसिस की तरह, सिर्फ छोटी मोटी एडजस्टमेंट के साथ। कह रहे दोनों को अंदर से पता है जब हमारा झगड़ा सुलझेगा ना तो एलएसी में ही 19-20 होने वाला है, ज़्यादा कुछ हम ले नहीं पाएंगे एक दूसरे से, ये दोनों चीज़ें जानती हैं। पोस्चरिंग जान गए ना आप, स्टाइल दिखाते हो ना आप अपना, पोस्चर दिखाते हो उसको कहते हैं पोस्चरिंग, एटीट्यूड दिखाते हो अपना। विल हैव टू, फ्यूचर के अंदर हैव टू लगा रखा हमने, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू मतलब किसी काम को करने का ऑब्लिगेशन, हमने विल लगा के बताया फ्यूचर में ऐसा ऑब्लिगेशन है इन दोनों को, ऐसा सेटलमेंट होगा। कह रहा ओनली अ सेटलमेंट विल एंड द शैडो बॉक्सिंग ऑन द एलएसी। महज एक सेटलमेंट है ना, वो ही ख़त्म करेगा शैडो बॉक्सिंग नाम के खेल को, इस नकली फाइट को एलएसी के ऊपर। शैडो बॉक्सिंग क्या होती है, बॉक्सर बॉक्सिंग के मैच से पहले हवा में बॉक्सिंग करता है अपनी मसल्स को ऐसे स्ट्रेच करने के लिए। आपने देखा होगा ना, हवा में शैडो में एक परछाई के साथ बॉक्सिंग करता है वो इसलिए करता है अपने जो है ना मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है, अपने आप को गर्म कर रहा है, बॉडी को वार्म कर रहा है। तो शैडो बॉक्सिंग का मतलब ये होता है एक ऐसी फाइट जो वास्तव में नहीं है। तो हम दोनों एक ऐसी फाइट लड़े हैं, इंडिया और चाइना, सामने खड़े हैं, एक दूसरे की आंखें दिखा रहे हैं, है ना, बंदूकें हाथ में लेकर के, गोली नहीं चला रहे, शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो कह रहा है सेटलमेंट ही आएगा तभी ये शैडो बॉक्सिंग बिना बात की फाइट, नकली फाइट खत्म होगी। कह रहा विद बोथ कंट्रीज इन द मिस्ट ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल पैंडेमिक द टाइम टू पुश फॉर अ सेटलमेंट टू अ डिस्ट्रैक्टिंग प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट इज नाउ। के साथ ही दोनों कंट्रीज़ के बीच में होने के एक ऐसे ग्लोबल पैंडेमिक के जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो आज तक आया नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं, अनप्रेसिडेंटेड। कह रहे इन दोनों कंट्रीज़ के इसके बीच में होने के साथ ही हुआ क्या, जो टाइम है ना, वक्त है पुश करने का, दबाव देने का एक सेटलमेंट के लिए, इस डिस्ट्रैक्ट करने वाले और लंबे खिंचे डिस्प्यूट के लिए इज़ वो क्या है, नाउ वो अभी है। तो कह रहे दोनों परेशान हैं, इसी परेशानी के अंदर हो सकता है बॉर्डर का डिस्प्यूट निकल जाए। टाइम टू पुश फॉर ए सेटलमेंट टू डिस्ट्रैक्टिंग प्रोटेक्टेड डिस्प्यूट इज नाउ। प्रोट्रैक्टेड आप जानते हैं, लंबा खिंचा हुआ, लिंगरिंग, बहुत जो लंबा चल जाए उसको कहते हैं प्रोट्रैक्टेड, लॉन्ग लास्टिंग। लास्ट वाली लाइन इसकी कोरी कल्पना है,
इसने अपना जो पूरा इमेजिनेशन लगा दिया है। चाइना के तेवर तो ऐसे बिल्कुल नहीं, आज तमाशा देख रहा है वो पूरी दुनिया का। तो अब तो चाइना को इंडिया अगर कुछ बोलेगा भी ना, कुछ रिक्वेस्ट मांगेगा या कुछ करेगा, तो वो ऊपर ही चढ़ने वाला है अपने, है ना। पर चलो, इनका काम होता है अच्छी अच्छी बातें लिखना, अपनों ने भी पढ़ ली। अच्छा लगा हो तो अब बोलता हूँ लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। सारा काम आपका हो गया ना, अभी सब कुछ सीख लिया ना। अब चैनल के ऊपर ध्यान देना, चैनल की ग्रोथ पे। इजाज़त दें मुझे, अगली वीडियो तक के लिए साइनिंग आउट।